बेयर एक्ट की व्याख्या की क्लास में आज एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर बात करेंगे हम लोग। वह है अनुच्छेद 75। 75 में कई तरह के सिद्धांतों पर का उल्लेख है, या उस ऐसा कहें कि अनुच्छेद 75 में कई तरह के सिद्धांत अंतर्निहित हैं, जिनके आधार पर ऐसे प्रावधान उसमें किए गए हैं। इसमें मंत्रियों के बारे में बात कही गई है कि मंत्रियों का उत्तरदायित्व कैसा होगा और वो कैसे काम करेंगे। इस आधार पर 75 का महत्व हमें दिखता है। इसके पहले की कक्षा में हमने बात की थी अनुच्छेद 74 की, जिसमें यह हमने सिद्ध किया था या सिद्ध होता है जिसके प्रावधान से कि मंत्रिपरिषद ही भारत के संसदीय तंत्र में वास्तविक प्रधान है। और जब हम उसकी तुलना अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 1 से करते हैं तो यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रपति उसका संवैधानिक प्रधान है। अब राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का संबंध उत्तरदायित्वों के मामले में क्या होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 75 में दिखाई देती है। तो एक नजर पहले हम लोग अनुच्छेद 75 की भाषा पर देख डालते हैं और उसके बाद फिर उस पर बात करेंगे। लिखा है मंत्रियों के बारे में अनुबंध। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तरीका क्या होगा, यह तरीका उल्लिखित नहीं है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये 91st अमेंडमेंट है 2003 का। किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हत है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी, या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक उस जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निरर्हित होगा। यह खंड 1 का ख है। यह बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है जो सदस्य है, वह अगर 10वीं अनुसूची के तहत निरर्हित हो गया है, अयोग्य हो गया है, तो उस अयोग्य व्यक्ति को हम मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते। इसके बाद है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। खंड दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और चौथा है कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। इसके बाद है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। और फिर है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। तो लंबा अनुच्छेद है 75, खंड 1, फिर ए और बी, फिर 2, 3, 4, 5, 6। तो इट इज क्वाइट ह्यूज, लंबा अनुच्छेद है, लेकिन बहुत सारी बातें इसमें क्लैरिटी के साथ रखी गई हैं। उन पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। अब 75(1) में क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और अन्य मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऐसा लगता है कि यह विवेकाधिकार है राष्ट्रपति का, क्योंकि प्रक्रिया का इसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन अगर हम सरकारिया कमीशन जो 1983 में संघ राज्य संबंधों पर बनाया गया था, अगर उनकी सिफारिशों पर हम बात करें तो बहुत हद तक क्लैरिटी आती है हमें। यह राष्ट्रपति का विवेक तो लगता है, लेकिन विवेक और इच्छा में फर्क है। इट इज नॉट द विश ऑफ द प्रेसिडेंट, इट इज डिस्क्रिशन।
डिस्क्रिशन या विवेक का मतलब होता है कि उस इच्छा पर संवैधानिक आवरण या संवैधानिक सीमाएं लगाई हुई हैं। तो राष्ट्रपति स्वेच्छा से कार्य नहीं कर सकता, अपने विवेक से कार्य करेगा। तो स्वेच्छा का मतलब होता है स्वेच्छाचारिता भी हो सकती है, लेकिन विवेक सदैव संवैधानिक सीमाओं के भीतर होगा। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसको जनता ने शासन करने के लिए मतदान में बहुमत दिया है। जैसे सबसे पहला जो तरीका होगा वह यह होगा कि जो चुनाव के पहले सबसे बड़े गठबंधन दल का नेता, उसको आमंत्रित करेगा सरकार बनाने के लिए। अगर वह उपलब्ध नहीं है तो चुनाव के बाद सबसे बड़े गठबंधन दल का नेता, अगर वह भी उपलब्ध नहीं है तो सबसे बड़े राजनीतिक दल का नेता। सबसे बड़े राजनीतिक दल का अर्थ है कि जिसकी सदस्य संख्या लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। अगर यह भी नहीं है तब वह उस व्यक्ति को बना सकता है जिसके बारे में राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि वह बहुमत सिद्ध कर सकता है। तो ये विकल्प हैं उसके पास। तो कहने का अर्थ है कि हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 75 के खंड 1 में राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है, लेकिन हम चूंकि जानते हैं कि विवेक वह ऐसी इच्छा है जो संविधान की सीमाओं के भीतर होती है, अतः राष्ट्रपति के पास 3-4 विकल्प हैं कि वह सरकार बनाने के लिए किसे आमंत्रित करे। तो सबसे पहला विकल्प है कि चुनाव के पहले के सबसे बड़े गठबंधन का नेता होना चाहिए। उसके बाद का विकल्प है कि चुनाव के बाद सबसे बड़े गठबंधन का नेता, उसके बाद सबसे बड़े राजनीतिक दल का नेता, और उसके बाद ऐसा कोई व्यक्ति जिसके बारे में राष्ट्रपति की राय है कि वह सदन में बहुमत सिद्ध कर सकता है। इस आधार पर वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री के परामर्श या सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यह बात तो खंड 1 में है। खंड 2 यह कह रहा है कि मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति है। क्यों? क्योंकि मंत्री लिखा है 75(2) में कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। तो वह उत्तरदायित्व शो करता है कि वह व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। और 75(3) यह कह रहा है कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति। यह जो प्रावधान है, यह प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण इस रूप में है कि ऐसी संकल्पना जिसमें कार्यपालिका का उत्तरदायित्व विधायिका के प्रति होता है, उस संकल्पना को कहते हैं शक्तियों का संलयन या फ्यूजन ऑफ पावर्स। जो संसदीय तंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि संसदीय तंत्रों का निर्माण ही फ्यूजन ऑफ पावर या शक्ति संलयन के सिद्धांत पर होता है, जबकि राष्ट्रपति या अध्यक्षात्मक तंत्रों का निर्माण शक्तियों के पृथकीकरण के आधार पर होता है। तो जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, दोनों की शक्तियां अलग अलग हैं। भारत में यहां सामूहिक उत्तरदायित्व विधायिका के प्रति है लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। इसलिए कहा जाएगा कि अनुच्छेद 75(3) में शक्ति संलयन के सिद्धांत को रखा गया है, जिसके आधार पर हमने ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा है। इसके बाद हमने 91st अमेंडमेंट 2003 से यह कहा है कि मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वो लोकसभा के सदस्य संख्या का अधिकतम 15% होगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा, ताकि हम राजनीतिक जो ब्लैकमेलिंग होती है एक तरीके से वो नहीं हो। दूसरी बात उसमें यह कही गई है कि यदि कोई सदस्य जिसको मंत्री बनना है, अगर वह 10वीं अनुसूची जो हमने जोड़ी थी 52वें संशोधन 1985 से दल बदल को लेकर, कि अगर कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित हो गया है, उसको हम मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं करेंगे और उसको मंत्रियों के रूप में नियुक्त नहीं करेंगे। इसके साथ साथ यह बात है इस अनुच्छेद में कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक मंत्री बना रह सकता है। 6 माह के बाद उसे
किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी, चाहे वो राज्यसभा की हो चाहे लोकसभा की हो। तो कम से कम यह बात स्पष्ट होती है कि वह संसद का सदस्य होना चाहिए। अर्थात हालांकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि सभी मंत्री लोकसभा के ही सदस्य होंगे, इंक्लूडिंग दी प्राइम मिनिस्टर। वो अगर राज्यसभा का भी सदस्य है तो वह मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकता है। जब शामिल होगा तो उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होगा और सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होगा। अब सामूहिक उत्तरदायित्व का जो कॉन्सेप्ट है वह यह कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में किसी एक मंत्री द्वारा किया गया कार्य मान लिया जाएगा कि मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया कार्य, चाहे वो कार्य अच्छा हो या बुरा हो। अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि सरकार का बहुमत नहीं है लोकसभा में और उसे इस्तीफा देना चाहिए। तो मंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व तो हमने ब्रिटेन से वह संकल्पना ली है कि प्रत्येक मंत्री समूह के आधार पर कार्य कर रहा है, उसके द्वारा किए गए कार्य को समूह के द्वारा किया गया कार्य मान लिया जाएगा। यह बात है इसमें। इसके साथ साथ यह है कि वह पद और गोपनीयता की शपथ लेता है और उसका जो वेतन है वह वेतन संसद समय समय पर निर्धारित करती है। हमसे यह पूछा जा सकता है कि मंत्रियों का वेतन कहां उल्लिखित है, तो हम यह कहेंगे कि दूसरी अनुसूची में वह उल्लिखित है, लेकिन अगर संसद चाहे तो विधि के द्वारा उसमें परिवर्तन कर सकती है आवश्यकता अनुसार समय समय पर। और तीसरी अनुसूची के तहत जो शपथ पत्र है, जो मॉडल है, जो प्रारूप है, उसके आधार पर वह अपने पद की और गोपनीयता की शपथ लेता है ताकि वो कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य कर सके। ये बातें अनुच्छेद 75 के तहत हैं और हमने यह कहा कि जैसे संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही मंत्रियों की, प्रधानमंत्री की और मंत्रियों की नियुक्ति हो सकती है, तो संविधान की सर्वोच्चता भी है, शक्तियों का संलयन भी है, इसके अलावा उनकी अकाउंटेबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी है। और यह सिद्ध करता है कि यह जनता की शक्ति है, चूंकि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं। तो ऐसे 4 सैद्धांतिक पक्ष हम इसमें से निकाल सकते हैं, जिसको हम उसके 4 आयाम कहेंगे। और वो 4 आयाम हैं, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। पहला जो संवैधानिक आयाम या संवैधानिक सिद्धांत है वह संविधान की सर्वोच्चता है। दूसरा जो राजनीतिक सिद्धांत है वह शक्ति संलयन है, क्लैरिटी के साथ लिखा जाएगा अनुच्छेद 75(3) में। प्रशासनिक जो इसका पक्ष है वह उत्तरदायित्व और जवाबदेही है, और जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्ष है वह जनशक्ति है या जनता का नियंत्रण है। तो जनता सर्वोच्च है यह सिद्ध होता है, और संविधान सर्वोच्च है, शक्ति संलयन है भारत में, उत्तरदायित्व और जवाबदेही है मंत्रियों की, और जनशक्ति है हमारे पास। इस आधार पर हम अनुच्छेद 75 की व्याख्या कर सकते हैं। धन्यवाद।